ये बू माफिया है, ये हमें पत्थर मारते थे, बहुत सारी चीज़ें। और शाहीन बाग है, रेडियो ने सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। पानी वाली टैंकी थी वो भी गिरा दिया, बाथरूम भी गिराए और चार दीवारी भी गिरा दी, मकान। इनको भी कानून अधिकार देता है, ये भी इस घर में रहने के काबिल हैं। आप इनकी कुर्बानियों को आज क्यों भूल गए? जो जिसके हाथ में सरकार है, जो आज वो पता नहीं गरीबों को नहीं चाहती है, गरीबों को मार देगी, तो मरने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में दो ही जमातें ऐसी है जो कम्युनल करने की कोशिश करती हैं, एक होगी बीजेपी, एक होगी पीडीपी। हम गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बीमार है ठंड की वजह से, और हम भी देख रहे हैं हमारा माल भी मारा, बहुत नुकसान किया इन्होंने, हमारा तो छोड़ा ही कुछ नहीं। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम समुदाय से कि तसद्दुक हुसैन जैसे लीडरों को टोटल बायकॉट कर दिया जाए, और मैं हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा जो हमारे में कम्युनलिज्म फैलाता है, ऐसे लीडरों को बायकॉट कर दिया जाए। ये टेंट लगा के हम खुद रह रहे हैं, वो देखते हैं आप जानवर ये सारे बाहर हैं, ठंड से ये मर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, हमारे खाने के लिए हमारे पास नहीं है, रहने के लिए हमारे पास नहीं है, हमारे पशुओं के पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, वो ठंड से भी मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं। लेकिन सरकार को हम गरीब लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार को अगर नजर आते हैं तो बड़े बड़े लोग आते हैं। कहाँ जाए हम, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, आगे हमारी जमीन और भी कुछ नहीं। ये पलोड़ा की लड़ाई है, पलोड़ा के गाँव वाले हैं, तो आप क्या दूध लेने आओगे वहाँ से? आप दूध लेने के लिए बुलाओगे वहाँ पे? यहाँ पे किस लिए बुलाओगे आप? वहाँ से किसको ऑर्डर दे रहे थे आप रजौरी से आएंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, पीएमओ जितेंद्र सिंह से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अगर ऐसे लीडर पीडीपी में है, अगर महबूबा मुफ्ती को अंदर टोक सकते हो, इनको भी अंदर टोको। अगर ऐसे लीडर बीजेपी में है, उनको भी अंदर टोको। किसी के घर कोई जाने देता अपने बाथरूम में? बार बार कोई नहीं जाने देता। हम देख करते हैं ज्यादा मुंह पर पटाखे मारे उस टाइम जब वो लड़कियां रो रही थी ना, दफ्फड़ लगाए उनके मुंह पर। तो हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अभी तक तो डिनाइल मोड में है, फिर बाद में कहते हैं अगर किसी को लगता है कि ये मेरी जमीन है तो मैं सरकार को कहता हूँ इसको गौशाला के लिए दे दे। ये मैंने देखा है पीडीपी और बीजेपी में ये ड्रामा चलता है हिंदू मुस्लिम करने का। ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये पीछे बैठे ये भी हिंदू है, हमारा धर्म सनातन है, इनका धर्म इस्लाम है। बार बार ये कहना कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया, यार आप किसको हाई कोर्ट का फैसला दिखा रहे हो? अगर हाई कोर्ट का ऐसा फैसला होता तो क्या हम लोग यहाँ बैठे होते? अगर इन गुज्जर परिवारों के साथ नाइंसाफी की है तो जेडीए ने की है, इंसाफ सरकार ने देना है उन 126 परिवारों को भी और इनको भी। लोगों की जहाँ कब्रें खोद रही हैं वहां पर हम सियासत करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस वक्त पर, यहाँ पर आपको मालूम है जिन लोगों ने लोगों की कब्रों के ऊपर सियासत की, उनकी तबाही हो गई। उन्होंने पार्टियां भी यहाँ बनाई लोगों ने, लेकिन वो चल नहीं पाई। क्या हुआ इधर आज 15 दिन हो गए। 11 तारीख को सुबह ही आन के जेडी वालों ने सारे मकान, गायों का घर, हमारे बाथरूम, लड़कियां कहाँ जाएगी, पानी के टैंक, बाथरूम, खुरली जो गाय को डालते हैं उसमें चारा, वो भी गिरा दी, सब कुछ गिरा दिया। हमें बड़े मिन्नता हाथ जोड़े उनके आगे। लास्ट हमें ये भी बोला उनको, भाई हो आप तो रुकते नहीं हो तो मकान क्यों तोड़ रहे हो? मकान तोड़ने का क्या आर्डर है आपके पास? दिया है, हाँ हमें आर्डर है, भाई दिखाओ हमें हाई कोर्ट का कोई ऐसा बड़ा आर्डर आ गया है हमारे लिए। हम आदमी नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, कोई बाहर के थोड़े हैं। तो नहीं सुनते नहीं है, सुना ही नहीं। उन्होंने बड़ी मिन्नत शिन्नत की, उन्होंने कोई बात नहीं हमारी सुनी। आपको कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, बिल्कुल नहीं।
तो अब बहुत दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इस टाइम पे धरने पे हैं, तो उम्मीद है अभी कि कुछ सरकार आपकी बात सुनेगी? उम्मीद नहीं है, जब आएगी तो उम्मीद करेंगे ना। हमारे आ नहीं रही तो क्या उम्मीद करेंगे, बाकी तो आती है, सब बेचारे हमारा पता लेते हैं, खाना छाना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। जो जिसके हाथ में सरकार है, जो आज वो पता नहीं गरीबों को नहीं चाहती है, गरीबों को मार देगी, तो मरने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, मरेंगे फिर क्या है फिर? हमने तो बैठना ही है, हमें तो बैठना ही है, घर तो हमारे रहे ही नहीं। वो तो तोड़ दिए, देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे इतनी ठंड में लेके बैठे हैं। ते फिर घर के बगैर हम कहाँ जाएंगे? हम तो यही कहते हैं हमारा घर वापस दे दे। इन दिनों शीतलहर चल रही है, पूरे जम्मू कश्मीर में ठंड का मौसम है और आप लोग इस हालत में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इधर बाहर रह रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो रहा है? कितना मुश्किल है। हमारे छोटे छोटे भैंस के, गायों के कोई 2 4 5 4 बच्चे मर गए हैं, बच्चे छोटे छोटे बकरी के बच्चे मर गए हैं। एक गाय मर गई है परसों को, 1 लाख रुपए की गाय थी, हाँ तो मर गई है। तो रहा ही कुछ नहीं, घर रहा ही नहीं किसी का, तो कहाँ जाएंगे फिर हम? इसीलिए टेंट लगा के बैठे हैं, चलो मरेंगे या हमें नहीं कोई इंसाफ मिलेगा तो मरेंगे, मरेंगे तो आ जाएगी सरकार ही सांभ लेगी जमीन को, तो हम क्या है फिर? हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ऊपर हमारे लिए सरकार ने कुछ रखा ही नहीं, तो नीचे ही जाएंगे। इस वक्त एलजी साहब, गवर्नर साहब यहाँ पे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है, तो आप गवर्नर साहब से, सिन्हा साहब, मनोज सिन्हा साहब से, उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे जो एलजी साहब हैं, गवर्नर साहब? घर से ये तो हम बार बार बोलते हैं, हमें घर मिलने चाहिए, अपने जो तोड़े फोड़े हैं हमारे घर मिलो, तो हमारा इंसाफ करो, हमारा हक, हमें भी, हमारा भी हक है, जो 100 साल से बैठे। हमारे बच्चे नहीं उनको दिख रहे कैसे? हम नहीं इंसान। हमारा घर वापस करना चाहिए। उन्होंने हमारे घर के लिए, जमीन के लिए कुछ नहीं सोचा। जो हमारे दादी परदादा मर गए हैं यहाँ पे इधर ही से जमीन पे, तो हमारे के लिए काख नहीं छोड़ा, हमने छोटा मकान थोड़ा चाहिए। हम पशुओं वाले, हम जानवर वाले हैं, हम बच्चे वाले, हमारी आगे बच्चों के आगे बच्चे, हमें क्या करना है? हमें तो जमीन भी चाहिए, हमारा जो तोड़ फोड़ है वो भी चाहिए हमें। ये थोड़ा हम जो वही ले गए खाली गार लेके बैठेंगे, हमारी जो जगह है हमारे हक, हमारा हक है, जो दे दो। हम 47 से पहले वाले बैठे हुए हैं, जेडीओ तो आ जाइए। कैसे बनाएंगे? वो जेडीओ वालों को दिखाई नहीं देते, बीच में फैमिली है, उन्होंने क्योंकि लोग उनके साथ भी धोखा किया उन्होंने। एक सुबह सुबह आके तोड़ फोड़ किसी के गरीब को सताना अच्छा नहीं होता। कितनी गायें मार गई और कितना घर का नुकसान होया। आजकल बच्चे कहाँ जाएंगे, बाथरूम कहाँ जाएंगे? बाथरूम जाने वाली बात ही नहीं छोड़ी उन्होंने। किसी के घर कोई जाने देता अपने बाथरूम में? बार बार कोई नहीं जाने देता। हम वेट करते हैं ज्यादा। मुंह पर पटाखे मारे उस टाइम जब वो लड़कियां रो रही थी ना, दफड़ लगाए उनके मुंह पर। देखो उनके पीट रहे थे उनको इतनी बुरी तरह से, थप्पड़ मार मार के। हाँ, ये कोई इंसाफ है? ये कोई गवर्नमेंट है? ऐसे बोलते हैं मोदी साहब, इनको पता नहीं कितने फ्लैट गरीबों को देने चाहिए। देने की बात तो बड़ी दूर की है, अगर हमें जो बनाए हैं तो वो भी गिरा दिए, वही छीन लिए हमसे। हाँ, वो भी गिरा दिए। 47 से भी पहले रहने वाले हैं। हमने मकान पड़े हुए थे, मेहनत मजदूरी करके बनाए, तो जेडीए ने सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। पानी वाली टैंकी थी वो भी गिरा दिया, बाथरूम भी गिराए और 4 द्वारी भी गिरा दी। मकान 2 मकान थे वो भी गिरा दिए। अभी हमने बाहर डेरा लगाया है, और डेरा भी क्या है, ऐसे ही बैठे हुए हैं बाहर। ये बात है हमारी, कुछ नहीं छोड़ा। हमारे गाय भी मारा इन्होंने, 2-3 गाय भी मर गया है, बकरी भी मर गया है ठंड के साथ। बहुत नुकसान हुआ हमारे। देखो ये सन 1947 से भी पहले के रहने वाले हैं हम इधर के, और हमारे दादाजी और दादी जी भी इधर ही 47 में गुजर गए थे। वो हमारे वालिद साहब की उम्र 95 साल हुई, वो भी गुजर गया। हमारी वालदा भी गुजर गई। हमारी उम्र भी 80-80 साल, 85-85 साल, 70-70 साल, 60-60 साल, 65-65 साल हो गई हमारी उम्र। 8 भाई हैं हम। देखो ऐसा वाक़ा हुआ हमारे साथ। हमारे जो भी इन्होंने मकान शिकान वगैरह सभी बाथरूम शाथरूम सब कुछ साफ कर दिया इन्होंने। हमारा तो छोड़ा कुछ नहीं इन्होंने इधर। हमारा माल मवेशी भी मार रहा है, और ठंड की वजह से 13-14 चोखर मार गए हमारे इधर उस दिन के। तो देख लो, आप खुद देख रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बीमार है ठंड की वजह से, और हम भी देख रहे हैं हमारा माल भी मारा, बहुत नुकसान किया इन्होंने। हमारा तो छोड़ा ही कुछ नहीं। देखो जी, हमारे साथ बहुत जुल्म होया, ना इंसाफी हुई, हमारे सब कोई तोड़ दिया, घर बर्बाद। हमने
बहुत मजदूरी मेहनत मजदूरी करके बनाए थे। हमारे माँ बाप ने भी पहले कच्चा मकान था, अभी हमारे हमने एक एक दो दो कमरे डाले पके, वो भी इन्होंने गिरा दिए। कहाँ जाएं हम, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, आगे हमारी ज़मीन और भी कुछ नहीं है, इधर ही थी, इधर ही रहना है। देखिए, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ, पहली बात हम ये कहेंगे कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ। जेडीए ने जो जुल्म हमारे साथ किया, ऐसा जुल्म किसी और के साथ ना हो। हम इसलिए बैठे हैं यहाँ, इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो। जो हमारे घर तोड़े हैं बिना नोटिस के, ये गैर कानूनी काम जो जेडीए वालों ने किया है, तो इसके लिए हम जो है कभी ये चीज़ हम नहीं गवारा करेंगे कि इस तरह से किसी और के साथ भी हो। हमारे साथ जो किया तो किया, लेकिन ये ना समझें कि हम चुप करके बैठे हैं या हम यहाँ धरना दे के बैठे हैं तो हमें और कुछ करना नहीं आता। हमें सब कुछ आता है करना। हम रोड पर भी आएंगे, हम हर तरह का प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं तो हम सरकार को देख रहे हैं कि सरकार हमें कितना देखती है। आज हमें खुले आसमान के नीचे बारिश में ठंड में बैठने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया। क्या सरकार को गरीब लोग दिखते हैं? वो जेडीए वाले या जो जुल्म करते हैं, जुल्म करने वाले, उनको क्यों नहीं दिखते? सरकार को ये कुछ नहीं दिख रहा। ये आप देखें जरा अपने कैमरे से, इस तरह से देख सकते हैं, वो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, यहाँ वहाँ इतने बड़े बड़े घर बने हैं। क्या सरकार को जब जेडीए यहाँ आई, जेडीए को ये नजर नहीं आए? जेडीए वाले उस टाइम अंधे हो जाते हैं या सरकार अंधी हो जाती है? जब वो गरीबों पर जुल्म करने आते हैं तभी उनकी आंख खुलती है। हाँ ठीक है, अगर वो आए उससे पहले उनको नोटिस देना था। 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस के बाद घर गिराया जाता है। उनको इतना कानून पता नहीं है। वो इनलीगल काम करने के लिए वो कैसे आ गए? और उन्होंने जोर जबरदस्ती से हमारे घर गिराए। ये जमीन हमारी है, हम यहाँ 100 साल से 150 साल से रह रहे हैं और ये इस पे हमारा हक है, हमारा अधिकार है। अगर हिंदुस्तान में हर किसी को ये अधिकार है रहने का, उसका हक है, ये आजाद मुल्क है, तो हम भी उसी मुल्क में रहते हैं और इसी जमीन पर रहते हैं। हमारे पास कागज थे, हमारे पास स्टे ऑर्डर था हमारा, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने उस टाइम कोई इंसाफ हमारे साथ नहीं किया। तो अब हम यहाँ बैठ के यही देख रहे थे कि हमारे साथ क्या इंसाफ करती है सरकार। अभी तक हमारे पास कोई सरकार का कोई आदमी नहीं आया, किसी तरह का कोई आश्वासन हमें नहीं दिया। तो हम यहाँ बैठे हैं, फिलहाल हम यही देख रहे हैं। हमें आज कल का टाइम दिया था गवर्नर साहब ने कि कोई बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कोई बात नहीं की है। इसके बाद हम देखेंगे। अब हम अपनी तरह से अपना धरना जो है ये आगे बढ़ाएंगे, अपना प्रोटेस्ट हम रोड ब्लॉक करेंगे, अपने माल मवेशियों को लेकर हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना तो मवेशियों के लिए कोई घर है, ना हमारे लिए घर है। ये टेंट लगा के हम खुद रह रहे हैं। वो देखते हैं आप जानवर ये सारे बाहर हैं, ठंड से ये मर रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, बुजुर्ग बीमार हैं। हमारे खाने के लिए हमारे पास नहीं है, रहने के लिए हमारे पास नहीं है, हमारे पशुओं के पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है। वो ठंड से भी मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं। लेकिन सरकार को हम गरीब लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार को अगर नजर आते हैं तो बड़े बड़े लोग आते हैं जो उनके साथ उठते बैठते होंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सरकार अगर चलती है तो गरीबों से चलती है, ये सिर्फ अमीरों से नहीं चलती। 20% लोग अमीर होंगे, 80% लोग जो है हिंदुस्तान में गरीब हैं। तो ये कहते हैं जी गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं। कौन सी गरीबी हटा रहे हैं? ये इसी तरह से गरीबों को मार मार के, गरीबों से उनका जो है हक वो छीन कर इस तरह से गरीबी हटा रहे हैं कि ये गरीबों को हटा रहे हैं रास्ते से। ये किस चीज को हटा रहे हैं? ये हमारे साथ ही आखिर इस तरह के जुल्म क्यों होते हैं? इस तरह के जुल्म किसी मिनिस्टर के ऊपर क्यों नहीं? मिनिस्टर को नोटिस दिए जाते हैं। मिनिस्टर का घर जब तोड़ने जाएंगे, अगर वो इलीगल जमीन पर होता है तो उसको नोटिस देते हैं। गरीब को नोटिस क्यों नहीं देते? गरीब के घर में सीधी ये मशीन आ जाती है घर तोड़ने के लिए, क्योंकि गरीब को आवाज उठानी नहीं आती। गरीब को भी आवाज उठानी आती है। जब गरीब की आवाज उठेगी तब सरकार को पता चलेगा, तब सरकार हिलेगी कि कैसे ये हुआ, क्यों हुआ। देर से आप लोग यहाँ पे हैं? हम 100 साल से भी ज्यादा 47 से पहले के यहाँ रह रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग जो है वो हमें बताते हैं कि जो जुल्म आज हमारे साथ हुआ, हमने देखा 47 में भी इस तरह का जुल्म हमारे साथ नहीं हुआ था। जिस तरह से आज हमें खुले आसमान के नीचे सरकार ने छोड़ दिया, क्या हम सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं? हमारे ये मरते जानवर, हमारा ये सब कुछ सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो कैसे आंखें बंद करके बैठी हैं? तो क्या अब गवर्नर साहब से आपकी क्या अपील? हमारी यही अपील है कि हमारी जमीन, हमारे घर, जो कोई हमारा नुकसान हुआ है वो, और जिस जमीन पर हम रह रहे हैं ये जमीन हमें मालिकाना तौर पर, ये हमारा हक हमें वापस कर दिया जाए। जिस तरह से हमारी इल्तजा है जो बैठकर हम कर रहे हैं, अगर हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ, सरकार ने नहीं किया, उसके बाद हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो लंबा करेंगे। हम रोड पर उतरेंगे, अपने माल मवेशियों को लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ कुछ नहीं है। तो अलबत्ता सिर्फ एक रोड बचता है जो सरकारी है, जिस पर हर किसी का अधिकार है, तो हम भी वहीं टेंट लगा के बैठेंगे।
जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें बेवकूफ़ समझ रखा है कि बेवकूफ़ों की तरह हमने इनके घर भी तोड़ दिए और इनको बिठा भी दिया है, टेंट के नीचे बैठे हैं, बैठे रहे जब तक बैठे रहे। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आखिर सरकार क्या करती है हम गरीबों के लिए। जब वोट लेने होते हैं तब तो वो घर घर में आते हैं हमारे पास, तब हम गरीब उनको नजर आते हैं, आंखों के आगे चढ़ते हैं। जब हम इंसाफ मांगने की बात आती है तब इनको नजर ही नहीं आता कुछ। मुझे लगता है कि जूं ये एजिटेशन आगे बढ़ा है, क्योंकि 11 जनवरी से लगातार ये लोग जिसे कहते हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो टेंट इन्होंने लगाया हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से इनको पब्लिक सपोर्ट मिला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन जो भी है, मुझे लगता है कि अब ये कुछ लोग काफ़ी परेशान हो गए इस वजह से कि किस तरीके से इस एजिटेशन को कब न रंग दिया जाए। तो आजकल सबसे आसान है, जहाँ पे लोग हक की, इंसाफ की बात करें तो उनको कह दिया जाए कि ये शाहीन बाग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए सामने तिरंगा झंडा लगा हुआ है और तिरंगा झंडे के नीचे ही सभी लोग ये बैठे हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग यहाँ पे आए हैं। तमाम सिवाय एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे जम्मू की तमाम सियासी समाजी तंजीमें यहाँ पे आई हैं, और उन्होंने इन लोगों के साथ जो भी है सहानुभूति और हमदर्दी का इजहार किया है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या ये कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर क्या ये कोई कंपैशनेट डील डिज़र्व करते हैं? क्या ये इस भारतवर्ष के शहरी हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, या ये भू माफिया हैं? ठीक है, अगर तो ये हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, अगर इनको भारतीय संविधान लागू नहीं होता है जिसमें प्रेम्बल में कहा गया है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये जस्टिस ही तो मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हम मान लिया हम काबिज हैं पिछले 80 साल से, 100 साल से, आप हमें यहाँ से उखाड़ रहे हैं, आप यहाँ पे एक बस्ती बसाना चाहते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं, वेल एंड गुड। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं भाई आपने हमारी आबादकारी का क्या सोचा है? वट यू हैव फॉर अस, आप मुझे बताइए। दे आर नॉट आस्किंग फॉर मून। और दूसरी बात, बार बार हम एक चीज़ कह रहे हैं, बार बार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे मैं 3-4 दिन से वीडियोस देख रहा हूँ, सिविल सोसाइटी के हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई डिवीज़न बेंच पे ये लोग केस हार चुके हैं, ये भू माफिया है, ये हमें पत्थर मारते थे, बहुत सारी चीज़ें, और शाहीन बाग है। मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को और उन तमाम अपने भाइयों को जो इस नैरेटिव को रन कर रहे हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, कोई केस नहीं हारा। जिस जजमेंट का डिवीज़न बेंच का वो जिक्र कर रहे हैं, उस डिवीज़न बेंच में डिवीज़न बेंच ने सिर्फ ये कहा कि रोशनी के तहत दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दी ओनरशिप राइट्स, क्योंकि जो रोशनी एक्ट है उसको कलअदम करार दे दिया डिवीज़न बेंच ने। तो इनको लिबर्टी दी गई टू परस्यू एनी अदर रेमेडी बिफोर एनी अदर फोरम। लेकिन इस बात की इतनी चर्चा की जा रही है कि जनाब डिवीज़न बेंच में ये लोग केस हार गए हैं, इनको आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। हम क्यों जाएं सुप्रीम कोर्ट में? दे विल वर्क आउट द रेमेडीज। इनकी अपनी एक लीगल टीम है, ये उनसे बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी इनका मुकदमा जो है वो सरकार के पास है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ देम। ये वेलफेयर स्टेट है, कोई खुदा ना खास्ता यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं है। ये हमारे अपने लोग हैं। और देख लीजिए ये आपके सामने भू माफिया के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इनकी शक्लें भी देख लीजिए, इनकी उम्र भी देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा ये कौन सा भू माफिया है। देखिए, मैं आपको जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, जहाँ तक जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का ताल्लुक है, इनके दोहरे मापदंड हैं। ये मैं आपको साफ बात बता दूं। दोहरे मापदंड क्यों? क्योंकि जो तो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो सियासी तौर पर बहुत मजबूत हैं, और दोज हु आर क्लोज टू द सीट ऑफ पावर, उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। यहाँ जम्मू में एक दिल्ली गांव है विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स, जिसको हम मार्बल मार्केट के आसपास का एरिया कहते हैं। वहाँ पे खसरा नंबर 781 है।
जिसमें 156 कनाल ज़मीन जो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को ट्रांसफ़र की थी जम्मू कश्मीर सरकार ने, 156 कनाल्स। और आपको ये मैं बता दूं, ये जम्मू का पॉश एरिया है। इट इज़ जस्ट एडजाइनिंग त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, थोड़ा छन्नी के साथ भी टच होता है, फिर आगे जाकर ग्रेटर कैलाश के साथ टच होता है। ये बिल्कुल सड़क के ऊपर एरिया है, जहाँ पे इस वक्त भी जो कमर्शियल ज़मीन है 5 से 10 करोड़ रुपया कनाल नहीं मिलती होगी, तो रेजिडेंशियल भी मुझे लगता है 3-4 करोड़ रुपये कनाल से कम नहीं है। वहाँ पे जेडीए का 156 कनाल का रकबा है और पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, हमारे आईजीपी साहब जानते हैं, हमारे एसएसपी साहब जानते हैं, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब जानते हैं, हमारे वीसी जेडीए साहब जानते हैं कि वहाँ पर बैंक्वेट हॉल्स बने हुए हैं जेडीए की ज़मीन के ऊपर। वहाँ पे मीडिया हाउसेस हैं, वहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस के आलीशान बंगले बने हुए हैं, लेकिन खसरा नंबर 781 के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। और जब हम जेडीए से बात करते हैं बस एक ही बात की जाती है, कमेटी बना दी गई है, डिमार्केशन नहीं हो रही, वहाँ पे रेवेन्यू वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। ओनली रेवेन्यू एंड जेडीए, they are just exchanging love letters. And for the kind information of the general public of Jammu and Kashmir, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि डिवीजन बेंच के आर्डर का बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है। अब मैं भी एक डिवीजन बेंच के आर्डर का रेफरेंस देता हूँ। 9 अक्टूबर 2021 a landmark judgment passed by the division bench in प्रोफेसर एस.के. भल्ला वर्सेस स्टेट, जिसको हम कहते हैं कि रोशनी जिसके तहत ख़त्म की गई। आई एम अगेन रिपीटिंग, PIL नंबर 19/2001 प्रोफेसर एस.के. भल्ला वर्सेस स्टेट 9 अक्टूबर 2021, उसमें डिवीजन बेंच ने एटलीस्ट वो कोई 72 पेजेस की जजमेंट है, जिसमें कम से कम भी 10 पेजेस ऑफ द जजमेंट हैज बीन डेडिकेटेड टू दिस खसरा नंबर 781। डिवीजन बेंच ने उसमें लिखा हुआ है और एंटी करप्शन जज जम्मू YP बदनी साहब की रिपोर्ट को भी, उनकी जजमेंट को भी रेफर किया हुआ है कि इस खसरा नंबर में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कोठियाँ हैं। तो गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक नोटिस ऑफ इट एंड गेट दिस इंक्रोचमेंट रिमूव्ड एंड एक्शन टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन आप देख लीजिए कहाँ 9 अक्टूबर 2021 और आज हम कहाँ पे हैं? आज मुझे लगता है 25 जनवरी 2022 है। और जिस डिवीजन बेंच की जजमेंट का हवाला इस परिवार के मुतालिक दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये जजमेंट है 16 दिसंबर 2021 की। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपको डिस्पैरिटी नज़र नहीं आ रही इसमें? क्या कहाँ 1.5 साल पहले जजमेंट जो है वो जेडीए इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, लेकिन जो जजमेंट आज से 20 दिन पहले पास हुई है, जिसमें कोई जेडीए को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि आप जाइए और डेमोलिशन कीजिए। बात सिर्फ इतनी है, दोहरे मापदंड है। मैं आपको दूसरी बात आपको बताऊंगा, आरटीआई में हमने एक सर्टिफाइड कॉपी निकाली खसरा गिरदावरी की, खसरा नंबर 1789, विलेज कैंक, तहसील बलवाल, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खसरा नंबर 1789, विलेज कैंक, तहसील बलवाल, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। I have obtained a certified copy of the Khasra Girdavri. It is on my Facebook. I have shared this Khasra Girdavri on my Facebook. ये खसरा गिरदावरी इंडिकेट करती है possession of our ex-Deputy Chief Minister Kavinder Gupta and 2 others on state land measuring 23 canals, 9 मर्रास। और जब हमने ये एक्सपोजे किया तो हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अभी तक तो डिनाइल मोड में है। फिर बाद में कहते हैं अगर किसी को लगता है कि ये मेरी जमीन है तो मैं सरकार को कहता हूं इसको गौशाला के लिए दे दे। ये क्या स्टैंड है? आप मुझे एक चीज बताइए, वहां पे सरकार क्यों खामोश है? आप मुझे एक चीज बताइए। और दूसरी बात, पूरे जम्मू शहर में मैं आपको ये चीज कह देना चाहता हूं, पूरे जम्मू शहर में जहां जहां कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस हैं, जेडीए को सब मालूम है, लेकिन वहां पर जेडीए की आंखें जो हैं वो बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि ये हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ गरीब गुरबा
वीकर सेक्शंस और नोमैड्स के लिए ही ये एविक्शन ड्राइव है। इनको खदेड़ना है। ये भू माफिया है, ये शाहीन बाग बनाते हैं, इनका काम है कब्जा करना। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उन पावर कॉरिडोर्स में जो रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हुए हैं, अभी ये बड़ी आपको मज़ेदार एक बात बताऊंगा। कल शाम को मैं देख रहा था, एक हमारे विधायक हैं जम्मू में, XMLC साहब, वो बड़ा ज़ोर शोर से कह रहे थे कि ये भू माफिया है। वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ सर्टन पोजीशंस बिकॉज ऑफ हिज हेट स्पीच रिसेंटली। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो बहुत कुछ कह रहे थे। ये JDA ने बहुत अच्छा काम किया है, JDA ने एनक्रोचर्स को रिमूव किया है। लेकिन मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बता देना चाहता हूँ कि वो जो विधायक हैं, उनका एक स्टोन क्रशर है, गांव का नाम है चक गणेशु, यहाँ निक्की तवी एरिया में। उनको जो परमिशन दी गई है वो दी गई है खसरा नंबर 202 प्राइवेट में। लेकिन जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है खसरा नंबर 211 और 212 पे, जहां पे उसको एज ए डंपिंग साइट इस्तेमाल करते हैं, ये JDA का रकबा है। वो मेरे साथ आए और बहस करें और कहें कि क्या JDA ने उनको बेदखली का नोटिस नहीं दिया कि आपने खसरा नंबर 211 और 212 पे आप नाजायज बैठे हुए हैं। इनको क्या लाइसेंस है JDA की ज़मीन पे कब्जा करने का। और कल शाम को बहुत बड़ा लेक्चर दिया उन्होंने हमारे जम्मू के एक प्रोमिनेंट पोर्टल को, बहुत बढ़ चढ़ के जज्बात से भरा हुआ कि बहुत ही सहानुभूति उन्होंने एक्सप्रेस की 127 परिवारों के साथ। मैं आपको फिर रिएट्रेट करना चाहता हूँ, जितने भी ये प्लाट होल्डर्स हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे जम्मू के हैं। हमें पूरी उनके साथ हमदर्दी है। उनके साथ भी अगर नाइंसाफ़ी की है तो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की है। अगर इन गुज्जर परिवारों के साथ नाइंसाफ़ी की है तो JDA ने की है। इंसाफ सरकार ने देना है उन 126 परिवारों को भी और इनको भी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये कोई शाहीन बाग नहीं है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लोग हमारे अपने हैं। आप इनको इंक्रोचर्स कह रहे हैं। पलोड़ा गांव के लोग, पलोड़ा गांव की मनहास चिब बरादरी, जो यहाँ की, जिनका ये गांव है पलोड़ा, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को पिछले 100 साल से भी ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों ने इनको बिठाया हुआ यहाँ पे। हम लोग यहाँ लकड़ी लेने आते थे, हम यहाँ पानी पीते थे। ठीक है, तो मैं बड़े अफसोस से ये बात कहूँगा कि जो लोग सियासत करना चाहते हैं, सियासत कहीं और पर करें, इन गरीबों पर सियासत ना करें। और मैं फिर एक बार आपको कहूँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, इन लोगों की आबादकारी होनी चाहिए। इनके जानवर हैं, कोई 300 के करीब जानवर हैं और अभी तक 4 या 5 इनके जानवर जो हैं वो बेचारे मर चुके हैं। खुले आसमान के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे अपने लोग हैं। प्लीज डील विद देम विद सिंपैथी, विद कंपैशन, विद ह्यूमैनिटी। मुझे यही कहना। देखिए, हमारे यहाँ से किसी ने ऐसी स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं किया है, ना ही हमारे इस स्टेज से किसी ने ऐसी बात की है। लेकिन अगर कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने लेवल पे कोई बात करता है तो उसकी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है और ना हमने ऐसी बात कही है। ये जो लोग इस आंदोलन को या इस प्रोटेस्ट को ये हवा देना चाहते हैं और कम्युनलाइज करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि हम ऐसी कोई बात ना कर रहे हैं और ना हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का सहयोग और सपोर्ट इन लोगों को मिला है। जहाँ अगर हम ये बात कर रहे थे कि बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिला है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का भी हमें पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिला है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, रविंदर रैना जी ने भी अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि मैं गुजरों का सबसे बड़ा वकील हूँ और मेरे पूछने के बिना ही ऐसा फैसला लिया गया है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पीछे नहीं रही जिसने ये ना कहा हो कि वो इन लोगों के खिलाफ खड़े हैं, और जबकि पूरे लोग यहाँ खड़े हैं। और इस तरीके की हवा देना के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे हैं। लेकिन हमारे इस स्टेज से
जहां हम लोग बैठे हुए हैं और ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं कही। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस इशू के ऊपर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि उन लोगों को ज़ेब नहीं देता और उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि जो इस वक्त इन लोगों की आवाज़ पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम बन चुकी है, इस कारण वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर रहे और इस किस्म की बातें करते हैं, जिसकी हम कड़े अल्फाज में भी मजम्मत करते हैं। और हमारा उस स्टेटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है और ना हमने इस किस्म की बात कही है। जहाँ तक इन लोगों के अधिकार का हक है और हमें तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई केवल ये है कि यहाँ पर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, जबकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इन लोगों को नोटिस तक सर्व नहीं किया गया, इन लोगों को स्टेटस को के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, उसकी वायलेशन की है, धज्जियाँ अड़ाई गई हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। और बार बार जो ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे दिया है, उसके बाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की जजमेंट आई है, तो मैं आपको ये क्लियरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में जो इनकी पिटीशन पेंडिंग थी, इन लोगों ने भी अप्लाई किया था रोशनी कानून के तहत कि हमें भी मालकाना हक दिए जाएं। जब गवर्नमेंट ने इनकी प्ली को नहीं किया, इनका केस भी रिकमेंड हुआ, उसके बावजूद जब गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया तो मजबूर होकर इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन की कि गवर्नमेंट को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट किया जाए कि हमें भी रोशनी के तहत ये ज़मीन अलाट की जाए। वो पिटीशन जो है अब उसकी सुनवाई हुई और इन लोगों का कोई भी उसमें योगदान नहीं है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब जो कानून है रोशनी वाला वो अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया है, अब हम उसमें ये रिट पिटीशन की सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि अब ये रिट इनफ्रेक्चुअस हुई है। हम बार बार ये बात क्लियर कर रहे हैं कि कोई रिट पिटीशन में कोई फैसला नहीं आ गया, किसी के हक में फैसला नहीं आया और ना किसी के अगेंस्ट आया, जबकि हाई कोर्ट ने कहा अब हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। तो आप जो रेमेडी अवेलेबल है वो अवेल कीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट का ऑर्डर इन लोगों के पास है स्टेटस को का, उसकी वायलेशन हुई है और हम बार बार यही कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हुई है। तो जब जेडीए ने इन लोगों को मजबूर किया है इस आंदोलन पर बैठने के लिए, इस कागज़ के इस शेड में बैठकर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम यही बार बार कह रहे हैं कि लोगों को मिसगाइड मत करो। हम उन तमाम परिवारों के साथ हैं, अगर हम इन परिवार के साथ हैं तो वो जो परिवार ये बात कह रहे हैं कि इनके पास 100 कनाल है, 80 कनाल है, एक राउंड फिगर बना के रखा है, हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि ना 80 कनाल है ना 100 कनाल है, 26 से 27 कनाल ज़मीन इन लोगों की पोजेशन में है। और उस 26 से जो 127 परिवार बार बार कहा जा रहा है, वो 127 परिवार अगर हैं तो वो सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 9 तक के हैं, ना कि सिर्फ इस 26-27 कनाल के अंदर। आप अंदाजा लगाएं कैसे 127 परिवार को आप बिठाएं। सेक्टर 1 से लेके 9 सेक्टर तक जेडीए की कॉलोनी है और ये एक सेक्टर 6 है सिर्फ, इसका एक 26-27 कनाल के ऊपर आप कैसे बैठा सकते हैं सारे लोगों को। उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। यहाँ कोई कम्युनल एजेंडा नहीं है, यहाँ किसी की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई जेडीए के अगेंस्ट है और उन लोगों की लड़ाई भी जेडीए के अगेंस्ट होनी चाहिए, ना कि इन गरीब लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। बार बार ये कहना कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया, यार आप किसको हाई कोर्ट का फैसला दिखा रहे हो? अगर हाई कोर्ट का ऐसा फैसला होता तो क्या हम लोग यहाँ बैठे होते? क्या हम हाई कोर्ट के ऑर्डर से बॉन्ड नहीं है? क्या हमें मालूम नहीं है हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? आप उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। एक हद हो गई है। अब क्या बताना क्या चाहते हैं लोगों को कि 100 कनाल है? भाई बताएं 100 कनाल कहाँ है? अगर 100 कनाल होती तो 100 कनाल है तो 75 कनाल आपकी। हम कह रहे हैं 25 से 26 कनाल जमीन इनकी पोजेशन में है और इस पर इन लोगों को रहने दिया जाए। इसलिए रहना दिए जाए क्योंकि 100 साल से ये लोग इनकी पोजेशन में है। एडवर्स पोजेशन का इनको बेनिफिट मिलता है, LB 6S 432 का बेनिफिट मिलता है। रोशनी में अभी फैसला आना बाकी है। 2 कनाल जमीन जो है वो तो रोशनी में भी इनको अलाट हुई, उस पर भी घर आपने तोड़ दिया। अभी तक जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी जो रोशनी में लोगों को अलाट हुई थी, जिसका फैसला भी आया, तो अभी तक किसी से रिट्रीव नहीं की। लेकिन पीला पंजा सिर्फ गरीबों के खिलाफ चलाया जाता है। और अगर कोई फॉरेस्ट का पोर्शन बीच में है तो उसमें फॉरेस्ट राइट की इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि ये नोमैडिक फैमिली है, ट्राइबल फैमिली है। तो ये सारी चीज़ें अभी अंडर कंसिडरेशन थी, लेकिन जेडीए ने किसी कानून की परवाह ना करते हुए कानून को अपने हाथ में लेके ये इलीगल डेमोलिशन की है। जो वो बार बार कम्युनल कहने की बात करते हैं,
जो सिलेक्टिव टारगेट का हम पॉइंट कह रहे हैं वो हम इस बात पे कहना चाहते हैं, आज हम वो भी क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो बार बार कहते हैं नहीं जी ये कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं, वो कम्युनल एजेंडे की हमारे स्टेज से कोई बात नहीं हुई। जो हम सिलेक्टिव टारगेटिंग की बात कर रहे हैं वो हम इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ डिफरेंस कर रहे हैं और लेस इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि ये कार्रवाई लेस इन्फ्लुएंशियल गरीब के खिलाफ हुई है, इन्फ्लुएंशियल लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो हम ड्रा कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ सिलेक्टिव टारगेटिंग वो इन्फ्लुएंशियल एंड लेस इन्फ्लुएंशियल की बात पर हम कह रहे हैं कि ये लेस इन्फ्लुएंशियल है। आपने देखा हमने कभी हिंदू मुसलमान का जिन लोगों को आदत है वो उन्हीं को नसीब हो। लोगों की मौतों के ऊपर, लोगों की जहां कब्रें खोद रही हैं वहां पर हम सियासत करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस वक्त पर यहाँ पर आपको मालूम है जिन लोगों ने लोगों की कब्रों के ऊपर सियासत की उनकी तबाही हो गई। उन्होंने पार्टियां भी यहाँ बनाई लोगों ने, लेकिन वो चल नहीं पाई। आज देखिए 5 साल से कोई सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन हद हो गई। आप इन चीज़ों को किस तरीके से कम्युलाइज करना चाहते हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना कोई भी स्टेटमेंट जारी करता है उसकी हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये हमारे डोगरा भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे राजपूत हैं, शर्मा हैं, ब्राह्मण हैं, वो सारे लोग यहाँ खड़े हैं। तो ये कोई परिवार का आंदोलन आज की डेट में नहीं रहा, ये कोई प्रोटेस्ट उन लोगों का नहीं रहा, बल्कि ये जम्मू की जनता का आंदोलन है। और पूरा जम्मू और पूरे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल, सोशल और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनका साथ है। और मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली इन लोगों के हक में फैसला करे। कोई बड़ी बात नहीं है 25 कनाल 30 कनाल ज़मीन इन लोगों को अलाट करके देना, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि एलजी साहब ज़रा रहम कीजिए इन लोगों पे। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जिनसे आपने लैंड रिट्रीव करनी है, लेकिन वहाँ तो होती नहीं। अगर आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे कि जो लेस इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके घरों को आप तोड़ देंगे और वहाँ पर कानून की भी कोई बालादस्ती नहीं होगी। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? हम लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो लोगों का फोकस है, उसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? तो हम चाहते हैं कि इन लोगों के हक में ये फैसला हो। ये जो 25-26 कनाल है ये 17-18 परिवार हैं, इनके नाम पे अलाट करो। और जो इनके 20-20, 30-30 लाख रुपए के घर आपने तोड़ दिए इसकी कंपनसेशन करो ताकि ये लोग अपना घर बना सकें। इनको भी कानून अधिकार देता है, ये भी इस घर में रहने के काबिल हैं। आप इनकी कुर्बानियों को आज क्यों भूल गए? आप कह रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, कौन आया कौन नहीं आया। क्या आप चाहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर ला के यहाँ बिठा दे? अभी हमने किसी को इनवाइट नहीं कहा, किसी को हमने यहाँ से कॉल नहीं दी कि आप आइए। हमने कोई इंटेंसिफाई नहीं किया। हमारा एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है। कोविड की गाइडलाइंस को भी हम फॉलो कर रहे हैं कि ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे ना हों। अभी हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्दी से इस पर निर्णय लेगी, फैसला लेगी और हमें इंटेंसिफाई ना करना पड़े। वरना आज इस कबीले के लोग कहाँ नहीं है। मैं सिर्फ अगर इन्हीं की बात कर लूं तो आज जम्मू कश्मीर के किस इंस्टीट्यूशन में इनके परिवार के लोग नहीं बैठे हुए। यहाँ 12 से 15 लोग तो IAS ऑफिसर हैं, IPS के तो मैं नाम नहीं गिनवा सकता, लेकिन हम उन लोगों को नहीं इसके साथ जोड़ना चाहते। हम इसको इस किस्म से आगे बढ़ाना नहीं चाहते। छोटा सा मुद्दा है, सरकार को जल्दी से खत्म करना चाहिए। पता नहीं क्यों आज 15 दिन लग गए हैं, पता नहीं सरकार को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हल कर रही। तो मैं LG साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इमीडिएटली इस पे कॉग्निजेंस लीजिए और जहां हर दिन कमेटियां बनती हैं जल्दी से इमीडिएटली 2 बंदों को यहां भेजिए, ज़मीन इनके नाम पे अलाट कीजिए और कंपनसेशन ग्रांट कीजिए। सिंपल सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सतवीर सिंह मनास, मैं इसी गांव पलोड़ा का रहने वाला हूं। आज यहाँ पे मैं आया हूं, मतलब डेली आता हूं और इसमें मुझे कोई एतराज़गी नहीं है। लेकिन कल का सबसे पहले तो मैं इनकी बात करना चाहता हूं कि इन लोगों की जो जगह है, कल मैंने अल्ताफ बुखारी जी का भी इंटरव्यू सुना, बड़ा काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एक जेन्युइन सा मुद्दा है ये। कोई बड़ा इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनको लोगों को कंपनसेट किया जाए, सबसे बड़ी बात है कंपनसेट किया जाए। वो गवर्नमेंट अपने तरीके से करेगी, ना उसमें नूर अली जी का हाथ होगा, ना सतवीर सिंह जी का हाथ होगा, ना तो फेल जी का हाथ होगा। लेकिन ये JDU को कंपनसेट करना है, सरकार को कंपनसेट करना है। ये सरकार की लापरवाही चल रही है जिसकी वजह से ये लोग इतने दिनों से इस
टेंट में बैठे हुए इस सरकार की लापरवाही सरकार आज भी बात खत्म कर देना चाहती है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मैंने एक दो इंटरव्यू सुना, कोई एमएलसी थे, एक्स एमएलसी तसद्दुक हुसैन जी का इंटरव्यू मैंने सुना, ठीक है। तो मैं उनको यहीं से कहना चाहता हूँ, ये सारे मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं और जो इनको अलॉट हुआ वो मेरे हिंदू भाई हैं, उनको भी जेडीए नहीं दे रही, इनके साथ भी जेडीए इंसाफ नहीं कर रही। हम इनसे ये नहीं, कागजों की बात पे नहीं जाते, हम कागजों की लड़ाई कोर्ट में होती है, वो है या नहीं है वो कोर्ट को सब पता है। और जो कोर्ट में केस है उसके बारे में बिल्कुल भी मैं टिप्पणी नहीं कहूँगा वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंसानी तौर पर अगर सरकार छत देने की बात करती है तो सरकार को इनके माल मवेशियों को छत देकर इनके साथ कंपनसेट करके पूरी बात खत्म करनी चाहिए। और रही बात ये तसद्दुक हुसैन जी की, उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए या नहीं आए तक मुझे नहीं पता, लेकिन इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश ना करें, चाहे वो तसद्दुक हुसैन जी हो, चाहे वो कोई बीजेपी का नेता हो। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में दो ही जमातें ऐसी है जो कम्युनल करने की कोशिश करती हैं, एक होगी बीजेपी, एक होगी पीडीपी। बाकी कांग्रेस देख लीजिए, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं, एनसी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं। अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी जी का इंटरव्यू सुनिए, उनकी तरफ से कितना प्यारा बयान आया है कि इनको कंपनसेट कीजिए और ह्यूमैनिटेरियन और इवन दो कि पैंथर्स पार्टी भी लगाइए, उनका भी कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन कुछ लोग, ये मैंने देखा है पीडीपी और बीजेपी में ये ड्रामा चलता है हिंदू मुस्लिम करने का। ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये पीछे बैठे ये भी हिंदू है, हमारा धर्म सनातन है, इनका धर्म इस्लाम है जो रियलिटी है। लेकिन ये पीछे जो बैठे हैं ये भी हिंदू हैं, आप इनसे पूछ सकते हो, हम सब हिंदू हैं। ये हिंदू ये कार्ड बांटने वाली जो है ना, जैसे आधार कार्ड बांटे जाते हैं, बीजेपी ये काम बंद करे और पीडीपी भी ये काम बंद करे। कम्युनल काम सिर्फ दो पार्टियां करती हैं, पीडीपी और बीजेपी, जिनका टारगेट ये रहता है। और वो कैसे कह रहे थे तसद्दुक हुसैन जी कि रजौरी से आएंगे, पुंछ से आएंगे, वो कहीं से आएंगे कहीं से आएंगे, एक इंच जगह नहीं छोड़ेंगे। ये पलोड़ा की लड़ाई है, पलोड़ा के गाँव वाले हैं, तो आप क्या दूध लेने आओगे वहां से? आप दूध लेने के लिए बुलाओगे वहां पे? यहाँ पे किस लिए बुलाओगे आप? वहां से किसको ऑर्डर दे रहे थे आप रजौरी से आएंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, पीएमओ जितेंद्र सिंह से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अगर ऐसे लीडर पीडीपी में है, अगर महबूबा मुफ्ती को अंदर टोक सकते हो, इनको भी अंदर टोको। अगर ऐसे लीडर बीजेपी में है, उनको भी अंदर टोको। वजह यह है हम यहाँ भाईचारे से रहते हैं, हमारा भाईचारा बिगाड़ने की, कहने का मतलब हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। वो किनको डरा रहे थे? जिनको यहाँ पे जगह लाट हुई उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी कोशिशें नाकाम होंगी और ये सब जेडीए पे दारोमदार है। ऐसे इस जो मैटर को कम्युनल ना बनने दिया जाए, इनका जो इंसानी तरीके से जो इनका हक बनता है इनको दिया जाए, कंपनसेट किया जाए, और जो सरकारी इनसे जो भी कार्रवाई होगी वो इनसे करवाई जाए और इनको अलॉट कर दी जाए। कोई भी सरकारी फॉर्मेलिटी होगी ये पूरी करने को तैयार है। अभी बीजेपी की तरफ से तो कोई ऐसा बयान नहीं है, लेकिन तसद्दुक मुफ्ती जी ने जो बयान दिया है बहुत ही गलत बयान दिया है। हमारी एकता ना खराब करे, ऐसा ना हो कि आप जिनको वन साइडेड करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम समुदाय से कि तसद्दुक हुसैन जैसे लीडरों को टोटल बायकॉट कर दिया जाए। और मैं हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा जो हमारे में कम्युनलिज्म फैलाता है, ऐसे लीडरों को बायकॉट कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। जी, जैसे कि आपने देखा कि 11 जनवरी को जेडीए ने जिस तरीके से एक पुलिस स्टेट की तरह काम किया, हालांकि हमारा देश ये वादा करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हम वेलफेयर स्टेट हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट को नज़रअंदाज किया गया और पूरा कॉर्डन करके एरिया को डिमोलिश किया गया एरिया। उसके बाद हम मोहल्ले के लोगों ने, पलोड़ा के लोगों ने, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें इंसानियत के नाते यहाँ इनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके बाद हम सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और हमारी इस बिलीफ के साथ कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, इस बिलीफ पे जो यकीन रखता था, इस आइडिया पे जो यकीन रखता था, वो सब हमारे साथ आए, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रीजन के लोग हो, वो साथ आए। हमने यहाँ से किसी को कॉल नहीं दिया अभी तक हम ये लड़ाई मोहल्ले के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे 15वां दिन है। हमने पीछे बारिश में भी इसी टेंट में सभी सोए और उसके बाद हमारा आज 15वां दिन है और इसके बाद भी हम ऐसे ही लड़ाई लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, नरेंद्र मोदी सरकार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पे कि वो कुछ हल निकालेंगे इसका जल्दी से जल्दी, नहीं तो हमें इसको इंटेंसिफाई करने की जरूरत ना पड़े। और तभी हम इंटेंसिफाई नहीं कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, हम इसी तरह पीसफुल एजिटेशन करते रहेंगे जब तक हमारी बात को ना माना जाए। और अगर जरूरत पड़ी तो हम उसके बाद अलग जगहों से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन पे प्रेशर बिल्ड कर सके। हालांकि हमें पूरा यकीन है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो जल्द से जल्द इनके हक में कोई एक्शन लेगी।